वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ना मैं मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी लेके आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो कालीकट पर कब आया था वास्को डी गामा? तो आया था 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कुछ। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो वो पुर्तगीज से, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा, कौन आया था 1505 में? फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। क्या किया? नीला जल नीति का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, निम्न में कौन नीला जल योजना से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था, कौन था? द अल्मीडा था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, द अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो ये भी मैं अभी बताई थी आपको। एक्सप्लेनेशन बताने का मतलब होता है बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, डी हो जाएगा। ये देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा 1498 में आया था, यानी कि सी उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मीडा। कौन हुआ? अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो अभी बताई थी मैं, जमोरिन। किसने किया था? जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसका है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान हॉलैंड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा इसका राइट आंसर। और वैसे तो मैं मिला के भी आपको बता दी थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में है, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमेंस लैंड, यानी कि अभी वर्तमान उसे तस्मानिया कहा जाता है, तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। ठीक है, जो जिस जगह की खोज की उसका नाम है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की। इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने कहाँ की? अमेरिका की। कोलंबस अमेरिका। नेक्स्ट है, ब्रिटेन ने कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया की, और हॉलैंड के तस्मान ने वान डिमस लैंड, यानी कि तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्न में कौन भारत आने वाली यात्री पुर्तगाल देश का मतलब नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीटर मुंडी। जो थे वो पुर्तगीज नहीं थे। बाकी जो है डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नाओ नूनीज, ये सभी क्या थे? तो पुर्तगीज थे। तो इसका राइट आंसर वैसे ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसका भी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी, लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्बुकर्क 1509 में आया था, 1515 तक रहा था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। कौन किया था? तो अल्बुकर्क ने। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगाली 1499 में आए, यही तो गलत है। फर्स्ट ही क्वेश्चन गलत है, यानी कि इस राइट आंसर इसका ये हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। वैसे ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 1498 में आया था पुर्तगाली वास्को डी गामा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के भारत के प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1503 में कोचीन में कराया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट है, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को ड अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। नेक्स्ट है, बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन थी? तो वो है हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट संथोमो और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगालियों बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसूरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था और श्री रामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका राइट आंसर एक हो जाएगा, सिर्फ पुर्तगालियों ने पांडिचेरी पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। इसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन 1 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली का बंगाल की खाड़ी में समुद्रिक लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो अभी मैं बताई पुर्तगाली ही करते थे वो। ठीक है, कार्टेज अल्मेडा जो होता है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक है? तो जॉब चार्नो, कहाँ लिखा हुआ है? वो है कोलकाता का संस्थापक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानौती अथवा सुतनौती, कलकत्ता का स्थल का नाम है, उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जब चार्नोक
जॉर्ज चार्नोक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉर्ज चार्नोक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस भी माना जा सकता है। ठीक है, फाउंडेशन डे कब होगा कलकत्ता का? 24 अगस्त 1690। नेक्स्ट है, कलकत्ता किसने बसाया? फिर आया वही सेम क्वेश्चन, जॉर्ज चार्नोक। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंट शहर में स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डच। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प डच वाला ही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, और आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में आंध्र और ओडिशा के तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है, जबकि गजपति शासकों का शासन 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। अतः कथन एक गलत है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था तथा कथन 2 सही है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1663 ईस्वी में विजयनगर के नायक से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल सही। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, उपर्युक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि इंग्लैंड में एक मर्चेंट्स एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज और ऑस्टेंड कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिवेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ
इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। क्या होगा? अकबर। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के एक्सप्लेनेशन है ये। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह कौन थे? तो अकबर। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था और 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाल एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया और तदोपरांत अंग्रेज ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश में दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित है कहाँ पे? भरूच, चिकागोल और त्रिचनापल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरूच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहाँ पे की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत में 1613 ईस्वी में, और अस्थायी कारखाना है सूरत का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने किया 1613 ईस्वी में। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो कहाँ पे? तो सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो कहाँ पे थी? तो सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था और बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह
पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? तो 1797 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन है, अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। किसको? सर जॉन चाइल्ड को। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बम्बई में अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी भी मांगनी पड़ी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिबंधता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, उसका विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाए अंग्रेज और फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश की हार हुई और निर्णायक युद्ध रहा। एलासापल्क संधि और पेरिस की संधि से अंत हुआ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए पापे। इसका मैं एक ट्रिक बनाई हूँ। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध के। ए फॉर एलासापल की संधि, ए पा फॉर पांडिचेरी, पे मतलब पेरिस। तो प्रथम कर्नाटक का हो जाएगा एलासापल की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है और निर्णायक युद्ध रहा। तृतीय कर्नाटक पेरिस की संधि और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई और हैदर अली की जीत हुई। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ए का हो जाएगा 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। तो ए का 2, बी का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध एलासापल की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक और निर्णायक युद्ध रहा और प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था। ब्रिटिश की हार हुई थी और हैदर अली की जीत हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका प्रथम कर्नाटक युद्ध हो जाएगा 1746 से 48, बिल्कुल सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54, लेकिन 50 से 52 दिया हुआ था, ये गलत है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से राइट आंसर यही है। कर्नाटक का तृतीय 58-63, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यापार नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीवी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे
उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल लेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कंपनी की कारखाने की स्थापना की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में, यानी कि ए। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? कॉलबर्ट को। बंगाल में निम्न में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंसूरा और हुगली दोनों, बीसी राइट आंसर इसका होगा। डचों ने बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 में स्थापित की। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसूरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट दिए हुए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसूरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगादिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1632। बंगाल में समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डच ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। डुप्ले सक्षम सेनापति थे, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। पांडिचेरी, अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी का पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जनशक्ति इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना भी थी। नेक्स्ट है निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। तो पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। 4-2-1-3 4-2-1-3 जहां पे होगा वही राइट आंसर होगा, यानी कि बी है, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम। ये तो रटा गया होगा सबको, क्योंकि मॉडर्न स्टार्ट करते हैं तो ये बार बार पढ़ना पड़ता है। पुर्तगीज, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पांडिचेरी किसके पास था? तो पांडिचेरी फ्रेंच के पास। गोवा पुर्तगीज के पास। ट्रावनकोर डेनिश के पास। ट्रावनकोर डच के पास। सद्रास डेनिश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा फ्रेंच, पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रंकेवाल डेनिश। सॉरी मैं वहां पे सही बताई थी ना। हाँ, ट्रंकेवाल डेनिश का होगा। सद्रास डच का होगा। सद्रास डच का। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त हुआ, तो वो है हमारा बिहार। नेक्स्ट है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो बिहार। निम्नलिखित यूरोप में कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार
के रूप में सबसे अंत में आए। तो कौन आए थे सबसे अंत में भाई? ये तो आए थे फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डच द्वारा स्थापित प्रमुख केंद्र था? नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेज से पहले शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू, लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटे तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेज की भारत की देन कोई भी चीज नहीं थी, वह सिर्फ लेने आए थे, देने नहीं। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक था, इतिहासकार था। 1834 से 38 तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा और शिक्षा का माध्यम, यूरोप साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था, कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। एला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सही है, ऑप्शन ए सही होगा। और अंग्रेजों को मद्रास की प्राप्ति भी हुई थी, तो दोनों राइट आंसर हो जाए, ए और दोनों। एलासापल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कथन 1 और 2 दोनों सही है। भारत में अंग्रेजी की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? अंग्रेज को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेज को बेहतर नौसैनिक ताकत। इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक्सप्लेनेशन। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इनमें अंग्रेज की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार धन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय योग्य नेतृत्व आदि थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।